हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 की जर्नी ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके उसको पढ़ सकते हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द चैप्टर नंबर 4, लॉज ऑफ मोशन, जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में दिया है, मतलब सभी टॉपिक्स डिटेल में दिए हैं। लॉज ऑफ मोशन को, हर एक टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग एक नए नए कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर कॉम्पिटिटिव कॉर्नर, मतलब जो अपनी सीईटी है, जेडबलई नीट के लिए ये चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसमें जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा, जिसमें हम न्यूटन के सभी लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड उसके साथ साथ उसके इम्पोर्टेंस वगैरह और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आई थिंक हमने लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए। तो रेडी हो जाओ सब लोग, हेडफोन लगा के बैठे, नोटबुक एंड पेन लेके बैठे, टेक्स्ट बुक लेके बैठे। और बच्चों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है, मतलब मैं ऑफलाइन में भी जब पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, बस नोटबुक एंड पेन लेके बैठते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं लेते। तो बच्चों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, हमेशा है ना टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस से पढ़ते चलो, क्योंकि कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, फिर हम लोग उसको करते ही नहीं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा जो टेक्स्ट बुक है, उसके हर एक टॉपिक को आप लोग पढ़ते चलो। टेक्स्ट बुक हमेशा आपके पास होना ही चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो, और उसी सीक्वेंस से उसको पढ़ते चलो, ठीक है। तो अभी भी आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे, उसी सीक्वेंस से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर रहेगा लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ प्लेन, उसमें हमने क्या देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस क्या होती है, उससे रिलेटेड, मतलब डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सभी चीज़ें हमने देखी थी। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी पैरामीटर्स हम लोग स्टडी कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन में। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस और उसके रिलेटेड पैरामीटर्स तो हम लोगों ने स्टडी किए, मतलब इसका इफेक्ट हम लोगों ने स्टडी किया। बट मतलब इफेक्ट मतलब क्या, स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका इफेक्ट हम लोगों ने स्टडी किया, लेकिन इसका कॉज हम लोगों ने स्टडी नहीं किया। कॉज मतलब क्या, किसकी वजह से ये हो रहा है। अगर कोई बॉडी स्पीड में है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही है, ये सब कुछ हमने स्टडी कर लिया, मतलब ये इफेक्ट हो गया। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हम लोगों ने उस चैप्टर में स्टडी नहीं किया था। तो मोशन इन अ प्लेन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें स्टडी की है, बहुत सारे टॉपिक्स उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग उसका कॉज देखने वाले हैं, मतलब ये किसकी वजह से हो रहा है। तो बच्चों, हमें पता है ऑब्वियसली ये किसकी वजह से हो रहा है, इट इज ड्यू टू द फोर्स, ये फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस स्टडी करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टडी करेंगे, और एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम, ये भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले। ये जो टॉपिक है इस चैप्टर में अभी अभी इंक्लूड किया है न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में फ्री बॉडी डायग्राम नहीं था। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे एंड देन उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करके देने वाली हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्री बॉडी डायग्राम आना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम लोग देखेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं। देन और उससे रिलेटेड सेंटर ऑफ मास का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले, वो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और टॉर्क का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन के अलग अलग, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, उससे रिलेटेड डेरिवेशंस, ये सब कुछ मैं डिटेल में लेने वाली हूँ। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाओ सब लोग, हेडफोन लगा लो और कंसंट्रेट करो।
आज का पार्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है, मतलब इसमें मैं न्यूटन के तीनों लॉज तो आपको बताने वाली हूँ, उसके साथ साथ उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो भी हम लोग देखेंगे, सीक्वेंस से देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस मिल जाएंगे एंड सभी टॉपिक्स अवेलेबल है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में, एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन जो है वो एक ब्रांच में इंक्लूड किया जाता है। वो ब्रांच का नाम क्या है? देखो, मतलब फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस है बच्चों, जैसे कि साउंड, ऑप्टिक्स आपको पता होगी, ऑप्टिक्स का ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? लाइट का स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में। उसके बाद साउंड का स्टडी हम लोग अकाउस्टिक ये ब्रांच में करते हैं। अलग अलग ब्रांचेस है साइंस की, फिजिक्स की स्पेशली। ऑप्टिक्स है, अकाउस्टिक्स है, डायनेमिक्स है, देन काइनेमेटिक्स है, और आपको बता दूं बहुत सारी ब्रांचेस है, मतलब अभी मुझे याद नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारी ब्रांचेस है फिजिक्स की। तो उसी में से एक ब्रांच है कौन सी, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। इन सभी ब्रांचेस में से एक ब्रांच है, उसका नाम होता है मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स। तो बच्चों मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? देखो, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं। मोशन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स का स्टडी इस ब्रांच के अंडर आप लोग कर सकते हैं। तो इसका आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science which deals with the study of motion is called as मैकेनिक्स। इसको कहा जाता है मैकेनिक्स। फिर इस मैकेनिक्स ब्रांच को अलग अलग सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, मतलब उसके भी और सब पार्ट है, उसके और सब टॉपिक्स है, वो हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे। देखो, तो मैकेनिक्स ये ब्रांच जो है बच्चों, स्पेशली रिजिड बॉडी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। रिजिड बॉडी मतलब आपको पता होगी, रिजिड बॉडी जो कि उसके ओरिजिनल साइज एंड शेप में रिटर्न नहीं होती, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी की ये ब्रांच, रिजिड बॉडी का मोशन स्टडी करने के लिए हम लोग इसका स्टडी यूज करते हैं। वो मैकेनिक्स को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। बच्चों देखो, दो टाइप की बॉडीज होती है। मान लो ये जो स्पीकर का, ये क्या बोलते हैं उसको, माइक है, इसको मैं ऐसे रख दूं, ठीक है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस को मैं ऐसे रख दूं, मतलब मेरे हाथ में नहीं, मान लो मैंने टेबल पे रख दिया, और वो टेबल पे तब तक रहेगा जब तक उसको कोई उठाता नहीं। मतलब टाइम चाहे 1 आवर्स हो जाए, 2 आवर्स हो जाए, 3 आवर्स हो जाए, टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वहां से मूव नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ऐसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्ट पोजीशन। दो टाइप की पोजीशंस होती है। पहली होती है रेस्ट पोजीशन। रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? रेस्ट का ही दूसरा नाम होता है, ये वर्ड तो आप लोग है ना लर्न कर लो, आगे जाके हम लोग बहुत जगह पे रेस्ट वर्ड यूज करने वाले हैं। रेस्ट का ही दूसरा नाम होता है बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको और एक नाम है, उसको कहा जाता है मीन पोजीशन। तो ऐसे अलग अलग नाम है, रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब क्या? टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉडी है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। 1 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए, मतलब 1 आवर्स 2 आवर्स, जब तक कोई उठाता नहीं उस ऑब्जेक्ट को वहां से, वो अपनी पोजीशन खुद होके चेंज नहीं करेगा, मतलब वो रेस्ट में ही रहेगा। रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? हम रेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी जगह से नहीं हिल रहे, हम एक ही जगह पे हैं, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम लोग अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट पोजीशन। ओके, दैट मीन्स body do not change its position
with respect to time, with respect to time called as raised position. Raised position. Body do not change its position with respect to time called as raised position. Okay. इसके अपोजिट होता है कौन सा? मोशन, है ना. मोशन का मतलब क्या होता है? बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. जब हम उसको मोशन में कब कहेंगे? मान लो व्हीकल हमने स्टार्ट किया, व्हीकल स्टार्ट करने के बाद मान लो 1 सेकेंड में वो 1 मिनट में 1 मीटर चल रहा है, 2 मिनट में 2 मीटर चलेगा, 3 मिनट में 3 मीटर चलेगा. इसका मतलब हर एक सेकेंड में, हर एक मिनट में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. बॉडी इज, ऐसे ही बच्चों अपनी नोट्स बनानी है सब लोगों ने. सेड टू बी इन मोशन. बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its change its position with respect to time. Change its position with respect to time called as मोशन. ओके. तो ऐसे 2 टाइप की पोजीशंस होती है. इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों. एक होती है रेस्ट पोजीशन, एक होती है बॉडी इन मोशन. तो देखो, तो जो रेस्ट पोजीशन की बॉडीज का हम लोग स्टडी करते हैं वो कौन सी ब्रांच में आएगा बच्चों? स्टैटिक्स ब्रांच में. मतलब क्या? इट इज द branch which deals with the study of a body in rest. Study of a body which is at rest. ओके. तो ये हो गया स्टैटिक्स. उसी तरह होता है डायनेमिक्स. डायनेमिक्स मतलब डील्स विद द बॉडी इन मोशन. डील्स विद द बॉडी इन मोशन मतलब मोशन में होने वाली बॉडी, इसका स्टडी हम डायनेमिक्स में करेंगे, एंड रेस्ट में होने वाली बॉडी उसका स्टडी हम स्टैटिक्स में करेंगे. फर्दर डायनेमिक्स को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक होता है काइनेमैटिक्स एंड दूसरा होता है काइनेटिक्स. अब बात करते हैं काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स मतलब क्या? यहाँ पे तो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन तो डिस्कस करेंगे बच्चों, लेकिन विदाउट इट्स कॉज. मैंने क्या बोला? ये इफेक्ट है. विदाउट इट्स कॉज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग किसमें स्टडी करेंगे? काइनेमैटिक्स में. एंड काइनेटिक्स में मोशन का स्टडी करेंगे विथ इट्स कॉज. स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन, वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन without its cause, called as kinematics. और बच्चों इसके पैरामीटर्स कौन से हैं बोलो? काइनेमेटिक्स. और इसके पैरामीटर्स कौन से हैं? पैरामीटर्स जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग बोल सकते हैं. तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स है जो हम लोग काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं. और यहाँ पे काइनेटिक्स मतलब क्या? स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन विथ इट्स कॉज. जैसे कि फोर्स, स्टडी ऑफ
वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन, वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन, ये सब डेफिनेशंस आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में है बच्चों। विथ इट्स कॉज, विथ इट्स कॉज, कॉज कौन सा है यहाँ पे? एग्जाम्पल है फोर्स। ओके, फोर्स, मोमेंटम, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो सब लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। होप सो लिया होगा आपने, ठीक है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दैट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन देखो कौन सी होती है, आप सबको पता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था। कौन सी मोशंस होती है बच्चों? लीनियर मोशन होती है, लीनियर मोशन, देन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, देन वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है आपको पता है? शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको, वैसे भी 12th में डिटेल में लेने वाली हूँ मैं। इस दोनों का डिफरेंस क्या होता है? रोटेशनल मोशन, सिमिलरली रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको पता है क्या? देखो, लीनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन मतलब क्या? अगर मैं सिंगल पार्टिकल ले लूँ, सिंगल पार्टिकल जब ऐसे मूव करेगा तो वो लीनियर मोशन होगी। लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं, मतलब ये बॉडी मान लो, ये बॉडी जब ऐसे मूव करेगी तो ये बॉडी अकेले पार्टिकल के साथ नहीं, बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई बॉडी मूव कर रही है, तो उसका हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मान लो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ कोई ब्लॉक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे के सारे जब मूव करेंगे, सभी पार्टिकल सेम वेलोसिटी से, सेम डिस्प्लेसमेंट से मूव करेंगे, तो वो होगा ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब जब सिंगल पार्टिकल मूव करता है, तो सिंगल पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। और जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम, बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा होके, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। उसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब बहुत सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे तब हम उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो ज़्यादातर यूनिवर्स में जो होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, क्योंकि सिंगल पार्टिकल तो कोई होता नहीं। न्यूटन ने उस सिंगल पार्टिकल कंसिडर करके हर एक लॉ दिया है ना। लेकिन ज़्यादातर क्या होती है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही होती है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलरली अगर सिंगल पार्टिकल ऐसे मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, तो वो बनेगा सर्कुलर मोशन। सिंगल पॉइंट के बजाय पार्टिकल बोलो, सिंगल पार्टिकल का होगा सर्कुलर मोशन। एंड सिमिलरली रोटेशनल मोशन किसका होगा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। ओके, तो ये बनता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। और भी बहुत सारी टाइप्स है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो धीरे धीरे हम लोग सभी टाइप्स हैं मोशन के स्टडी करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। फिर हम लोग एक एरिस्टोटल्स फैलेसी है, वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो, एक एरिस्टोटल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फैलेसी दिया था, मतलब उनका एक स्टेटमेंट था जो कि करेक्ट नहीं था। बाद में वो साबित हुआ, जब न्यूटन के लॉज आए तो उसमें उसके बाद वो स्टेटमेंट साबित हुआ कि वो गलत है। वैसे गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी उसके ऊपर इन्वेंशन किया था और ऑब्जेक्शन लिया था कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो वो क्या था, एरिस्टोटल ने क्या कहा था? देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा पार्ट है इसका। उन्होंने कहा था कि हर एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, हर एक ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, तो यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, कंटिन्यूअस रखना है, तो आपको उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते रहना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जो कि गलत था। क्या स्टेटमेंट था? आपको पूछा जा सकता है,
an external force is required to keep an object in uniform motion. ओफो, ये क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, इसी को कहा जाता है बच्चों, इसी को कहा जाता है एरिस्टोटल्स फैलेसी। जल्दी से ये स्लाइड से चले जाते हैं ना, क्योंकि वर्ड्स गायब हो रहे। अब चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन के तीनों लॉज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो न्यूटन के 3 लॉज आपको पता है, सब लोग बचपन से स्टडी करते आ रहे, तो तीनों लॉज को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आज। तो देखो न्यूटन के कौन से लॉ है। पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, और लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बताती हूँ, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहा जाता है, और लॉ ऑफ मोमेंटम, इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ मोमेंटम। उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो ऐसे 3 लॉज है न्यूटन के। तीनों लॉज स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड देन मोमेंटम मतलब क्या होता है, ये भी एक नया कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देन एक्शन रिएक्शन तो सबको पता ही है बच्चों, इसको हम लोग बच्चों इसको NLM भी बोला जाता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को NLM शॉर्टकट में इसको बोला जाता है NLM टॉपिक। ओके, चलते हैं। तो 1 बाय 1 एक लॉ हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने डायग्राम दिया है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पहले देख लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कि अभी कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो अभी यहाँ पे 2 आदमी आ गए, उन्होंने कहा कि चलो इस ऑब्जेक्ट को हिलाते हैं, यहाँ से मूव करते हैं। तो इनिशियली उन्होंने क्या किया, इसको हिलाने के लिए ये दोनों आदमी ने क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया। मान लो इन दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा बच्चों। मतलब इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है पता है क्या, अगर कोई, आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रखा है, वो ब्लॉक मोशन में नहीं है, इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है क्या, बताओ जरा सोचो। अगर मैंने इस ब्लॉक को एक रेस्ट पोजीशन पे रखा, मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है बच्चों। अगर आपका आंसर नो है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, अगर आपका आंसर ये है, तो ये क्या है फिर, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये तो आप एग्री करते हो। मान लो ये आदमी भी यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये आदमी भी यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों आदमी यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है बच्चों, वो ब्लॉक वहां से नहीं हिलेगा। मतलब वो रेस्ट पोजीशन का है तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर फोर्सेस नहीं है, इसके ऊपर फोर्सेस है। इसके ऊपर कौन से फोर्सेस हैं, ये आदमी लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये आदमी लगा रहा है इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने की वजह से वो ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिल रहा, मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब इन दोनों ने क्या सोचा कि ये ब्लॉक तो यहाँ नहीं हिलता,
तो फिर इन्होंने पहले दिमाग नहीं लगाया था, अब दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, दोनों एक साइड से आ गए, अभी एक साइड से आए एंड देन दोनों भी उसको ब्लॉक को पुश करने लगे, दोनों ने फोर्स लगाया। अब दोनों का फोर्स लगा तो ब्लॉक अभी क्या हो गया, मोशन में आ गया। समझ में आया? तो देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है until and unless external force is applied on it। हर एक बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होती है, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स से बच्चों, बैलेंस फोर्स से तो वो अपनी जगह से नहीं हिला, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहा, लेकिन जब इन्होंने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट वहां से हिला। तो बच्चों यहाँ पे एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है, इसको अपोज करने का काम कर रही है। क्योंकि किसी भी चीज को फोर्स लगाने की जरूरत कब पड़ती है, जब अंदर से कोई अपोजिशन आता है। जैसे कि मान लो हम लोग सोए हुए हैं, तो सुबह उठते हैं हम लोग, सुबह उठने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम सोते हैं तो सुबह उठने के लिए हमारी बॉडी को अंदर से फोर्स लगाना पड़ता है, उठने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई जिसको बस रेस्ट ही करना है। तो वो प्रॉपर्टी का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट फिलहाल आप शायद आपको पता होगा, जो बच्चों अभी जिनको पता है वो उन्होंने आंसर कर भी दिया होगा। तो हर एक बॉडी जो है उसको अंदर से एक फोर्स आ रही है, अंदर से एक अपोजिशन आ रहा है, तो हर एक बॉडी की टेंडेंसी है अपोज करने की। वैसे हम सोए हैं तो अपोज करने की टेंडेंसी है। सिमिलरली देखो, अब पूरा दिन हम लोग काम कर रहे हैं और रात को, अभी बहुत सारे लोगों को तो जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती। मतलब दिन भर उनकी बॉडी मोशन कर रही है, मतलब काम कर रही है, वर्क कर रही है, और वर्क करने के बाद रात को जब उनको सोना है तो उनको नींद ही नहीं आ रही। तो उनको नींद आने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ रहा है, उठने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब हर एक बॉडी को अपोज करने के लिए, हर एक बॉडी को चेंज करने के लिए, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी चेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, उसको चेंज नहीं चाहिए, उसको वही पोजीशन में रहना है ना, उसको वही पोजीशन में रहना है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये अंदर से इसकी एक प्रॉपर्टी है जो अपोज कर रही है, तो वो प्रॉपर्टी का नाम मैं बाद में बताऊंगी। इसके अंदर से एक प्रॉपर्टी है जो अपोज कर रही है। यहाँ पे भी इनको फोर्स लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब अंदर से अपोजिशन आता है। सिमिलरली देखो, अब यहाँ पे एक बॉल यहाँ रेस्ट पोजीशन पे था, तो यहाँ पे इस बॉल को किक किया, किक करने के बाद बॉल मोशन में आ गई, है ना। अब ये बॉल मान लो यहाँ मोशन में जा रही है, मान लो कोई रेजिस्टिव फोर्स ही नहीं है, एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बॉल तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको कोई अपोजिशन नहीं आ जाता। तो मान लो यहाँ नेट आ गई और नेट ने उसको फोर्स लगाया, तो नेट की वजह से वो बॉल रुक गई, लेकिन वो तब तक मोशन में रहती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता। दैट मीन्स न्यूटन ने क्या कहा, अब देखो यहाँ पे रेस्ट बॉडी को मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है, एंड मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम सोए हुए हैं तो उठने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है, और उठे हुए हैं तो सोने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ रहा है। दैट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट अगर उसको चेंज करना है पोजीशन, तो उसके ऊपर हमें फोर्स लगाना जरूरी है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था बच्चों। तो क्या था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा, तब तक मोशन में रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता, तब तक वो मोशन या फिर तब तक रेस्ट में रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट देखो क्या है, न्यूटन का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अभी। स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, देखो, एवरी ऑब्जेक्ट, सब लोग नोटबुक में नोट डाउन करेंगे इसको, every object continuous in its state of rest or uniform motion
until and unless uniform motion, until and unless external force is acted D स्पेलिंग मिस्टेक के लिए क्षमा चाहती हूँ, एक्टेड ऑन इट। ओके, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो जाता तब तक वो बॉडी रेस्ट में या फिर मोशन में रहेगी बच्चों, है ना। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो अंदर से अपोज करने का काम करती है। तो बच्चों वो है, उसका नाम एक्चुअली इस फिजिक्स में इनर्शिया है। क्या नाम है उसका? इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या? बॉडी की एक इनबिल्ट, इनहरेंट, जो ऑलरेडी उसके अंदर अवेलेबल है, कोई बाहर से नहीं डाल रहा, बॉडी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, इनहरेंट प्रॉपर्टी of a body which oppose the change of a body। बॉडी में जो चेंज हम लोग ला रहे हैं, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, ये चेंज को अपोज करने का काम जो प्रॉपर्टी करती है बॉडी की, उसको कहा जाता है इनर्शिया। बच्चों इनर्शिया या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? सब लोग जानते हैं, इसी का दूसरा नाम है मास। इनर्शिया का ही दूसरा नाम होता है मास। कौन सी प्रॉपर्टी अपोज करती है बॉडी के अंदर की? किसी भी चीज को अगर मुझे उठाना है तो अंदर से पुश और पुल मिलता है, अंदर से अपोजिशन मिलता है, वो कौन करता है? वो करता है मास। मतलब मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एक बॉडी को चेंज के लिए अपोज करना चाहती है। ओके, तो ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो एंड देन इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। बच्चों अभी देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि न्यूटन सर ने हमें क्या एग्जैक्टली एक इक्विवॉलेंस दिया था। इट शोज एन इक्विवॉलेंस किसके अंदर? स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर एंड स्टेट ऑफ मोशन के अंदर, विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों के अंदर एक इक्विवॉलेंस दिया था। न्यूटन लॉ की वजह से हम लोग ये इक्विवॉलेंस ढूंढ पाए थे। तो वो पहला इम्पोर्टेंस था किसका? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, फर्स्ट लॉ। हर एक लॉ की इम्पोर्टेंस भी हम लोग देखेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस देखो क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन shows an equivalence between state of rest इन दोनों का इक्विवेलेंस क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, state of uniform motion along a straight line, ओके, ये पहला इंपॉर्टेंस था। सेकेंड इंपॉर्टेंस ये था बच्चों, इन्होंने एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दी थी जिसका नाम था फोर्स, जो क्या कर रही है? जो किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट के चेंज को या फिर स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को मतलब उस ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ मोशन में या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने का काम कर रही है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल फोर्स। तो वो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्सप्लेन की थी यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी उन्होंने डिफाइन की थी यहाँ पे। कौन सी? फोर्स, ये प्रॉपर्टी का इन्वेंशन हुआ था यहाँ पे। तो सेकेंड पॉइंट कौन सा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन explain a force which is a fundamental physical quantity. You know fundamental physical quantity फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखी है. physical quantity which brings, जो क्या कर रही है, किसी स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में या मोशन को रेस्ट में लाने का काम कर रही है. क्वांटिटी विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. एज इट इज लिखो बच्चों, ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना है. इंपॉर्टेंस अगर आए एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना है. उसके बाद और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी जिसका नाम था इनर्शिया. एक नई क्वांटिटी को उन्होंने डिफाइन किया था यहाँ पे, इनर्शिया, जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट. हर एक ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, विच रेजिस्ट टू चेंज, है ना. तो वो प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन defines inertia. जो क्या है बच्चों इनर्शिया को डिफाइन किया था. इनर्शिया which is a fundamental property of an every object which resist मतलब अपोज करना, which resist to change को रेजिस्ट करने का काम करती है. इसको कहा जाता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी. बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ की तरफ. चलो देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे क्या हमें शो कर रहा है. लेकिन बच्चों इसके पहले मैं आपको है ना और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिसका नाम है मोमेंटम. तो पहले मैं आपको मोमेंटम बताती हूँ, उसके बाद हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे. देखो मोमेंटम मतलब क्या होता है. मोमेंटम देखो बच्चों, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, समझ लो ठीक से. एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है. एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा और इसके साथ और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है. दोनों का मास अलग अलग है. मान लो इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सेम वेलोसिटी से मूव किया. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो एक कार है, कार मतलब बाइक है, और एक ट्रक है. दो व्हीकल्स है, एक ट्रक है एक बाइक है. मान लो बाइक भी 40 के स्पीड से चल रहा है और ट्रक भी 40 के स्पीड से चल रहा है. लेकिन कौन तेज भागेगा, सबसे आगे कौन जाएगा? ऑब्वियसली बाइक आगे जाएगा. क्यों? क्योंकि बाइक का मास कम है और ट्रक का मास ज़्यादा है. तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन दोनों ने क्वांटिटी ऑफ मोशन अलग अलग एक्वायर की है. तो बच्चों ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन कोई बॉडी एक्वायर करती है ना, इस नई क्वांटिटी का जन्म किसने दिया था? न्यूटन के सेकेंड लॉ ने. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि हर एक बॉडी स्पीड में है, हर एक बॉडी वेलोसिटी में है, लेकिन उसके साथ एक नई क्वांटिटी आती है जिसका नाम है मोमेंटम. मोमेंटम मतलब क्या? क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय दैट बॉडी. तो यहाँ पे ये बॉडी का मास मान लो स्मॉल m है, ये बॉडी का मास मान लो कैपिटल M है. दोनों का स्पीड वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन
इसने जो मोमेंटम एक्वायर किया है, बच्चों मोमेंटम के लिए सिंबल हम यूज करते हैं P। इसने जो मोमेंटम एक्वायर किया है वो कितना है, कैपिटल M इंटू वी, और इसने जो मोमेंटम एक्वायर किया है वो कितना है, स्मॉल m इंटू वी। तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी एंड, मतलब वो किस पे ऊपर डिपेंड करता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोमेंटम मतलब क्या, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the body called as momentum, motion possessed by the body, by the body, by the body called as momentum। एंड मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं, मोमेंटम को और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसको डिनोट किया जाता है P बार से, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, M इंटू वी बार। ओके, तो ये मोमेंटम का यूज हम लोग सेकेंड लॉ में करने वाले हैं। अब आते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक आदमी फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, बराबर। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर F जितना फोर्स लगता है तो बॉडी एक्सेलरेट होती है। मान लो अभी मैंने फोर्स यहाँ एक्सटर्नल, ये कौन सा फोर्स है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स है। अब ये फोर्स यहाँ पे बढ़ गया, मान लो दो अभी इंसान यहाँ पे फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्वियसली अगर ये दो आदमी यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन डबल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वापिस एक ही आदमी फोर्स लगा रहा है और मान लो इस ऑब्जेक्ट का हमने मास भी इंक्रीज कर लिया, तो क्या हुआ देखो, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कम हो गया, a/2 हो गया। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे फोर्स हमने उतना ही लगाया, आई मीन फोर्स यहाँ पे F लग रहा था, एक्सेलरेशन था a, फोर्स यहाँ 2F हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 2a, फोर्स यहाँ F हो गया लेकिन मास बढ़ गया तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो गया, a/2। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ कम हो रहा है। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। तो क्या था न्यूटन का सेकेंड लॉ, स्टेटमेंट देखो क्या था, एक्सटर्नल कौन सा, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स नहीं, यहाँ इस साइड में फोर्स है क्या, नहीं, एक ही साइड में फोर्स है, तो अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। तो जब अनबैलेंस फोर्स रहेगा तभी तो बॉडी मोशन में आएगी, तभी तो उसका मोमेंटम बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ मोमेंटम, इसलिए इसको कहा जाता है एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स acting on a body is directly proportional to rate of change of momentum, मतलब क्या, देखो an external unbalanced force acting on a body is directly proportional to rate of change of momentum, मतलब F बार is directly proportional to rate of change of momentum आता है dp बार बाय dt, बराबर rate of change of momentum dp बार बाय dt, सॉरी। इसी को देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, मोमेंटम में चेंज आ गया, तो मोमेंटम का चेंज आप कैसे लिखोगे, dp कैसे लिखोगे आप लोग, पहला मान लो इनिशियल फाइनल मोमेंटम mv बार है माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है mu बार, वेलोसिटी ही चेंज होगी ना, बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा। मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, u है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, फाइनल वेलोसिटी इसकी v है, तो मास तो मान लो उसका सेम है, इसका मास भी कितना है m है, मान लो इसका मास भी कितना है m है, मान लो दोनों का मास यहाँ पे सेम है, लेकिन दोनों का मोमेंटम जो है
वो अलग अलग है क्योंकि वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। तो mv बार माइनस mu बार ये उसकी वेलोसिटी है, ये यहाँ पे पुट करो कितना आएगा, f बार इज इक्वल टू dp बार, dp बार की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, mv बार माइनस mu बार डिवाइड बाय, मान लो टाइम कितना लगा, t जितना टाइम लगा। इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, देखो m अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचता है, v बार माइनस u बार डिवाइड बाय t। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद आ रहा होगा तो, वेलोसिटी चेंज डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ किसका, डेल्टा टी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, चेंज इन टाइम। यहाँ dt है ना, मतलब चेंज इन टाइम, टाइम के साथ साथ मोमेंटम चेंज होता है, तो टाइम के साथ साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो उसकी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू, जो फेमस फॉर्मूला सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला, वेक्टर क्वांटिटी है, बार लगाना जरूरी है। तो बच्चों ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला जो न्यूटन सेकेंड लॉ से आया था, है ना, तो ये बनता है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसी डायरेक्शन से ये मोशन होगी ना, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम लोग इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ने हमें क्या क्या इम्पोर्टेंस दिए थे। पहला, सबसे पहला बात तो उसने फॉर्मूला दिया था, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया था फोर्स का एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, दोनों का रिलेशन क्या है वो मैथमेटिकली उन्होंने प्रूफ करके दिया था। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें देता है, इट गिव्स द मैथमेटिकल, अरे यार, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ये वर्ड खाने वाली स्लाइड है ना, मैथमेटिकल, ये बोर्ड भी ना कभी कभी बहुत शैतानियाँ करता है। ये देखो अभी ये लाइन कहाँ से आ गई, मैंने तो इधर ड्रॉ भी नहीं किया था। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फोर्स एंड, कौन सा फॉर्मूला दिया था उसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स तो है, ये किसने कहा, फर्स्ट लॉ ने, सेकेंड लॉ ने रिलेशन दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसे और एक बात पता चलती है, देखो बच्चों मैं बताती हूँ, क्या देखो मैंने क्या बताया आपको, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो इससे हम बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ये भी बात पता चलती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास यहाँ पे कांस्टेंट है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा फोर्स, है ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और इसी से हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी, मास, जो कि अपोज करने का काम कर रही है ना, और इससे मास का नया फॉर्मूला बनता है क्या, फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। क्वांटिटी ऑफ मैटर तो है ही, बट ये नया फॉर्मूला है मास का, फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये पहला इंपॉर्टेंस के उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया था सेकेंड लॉ में, जो फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का था। दूसरा पॉइंट ये कि उन्होंने मोमेंटम डिफाइन किया है इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बजाय उन्होंने मोमेंटम डिफाइन किया है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, किसके लिए, रिलेटेड टू मोशन के लिए, है ना, बराबर है। वेलोसिटी ओनली, अकेली वेलोसिटी यहाँ पे मोशन डिफाइन नहीं कर सकती, मोमेंटम डिफाइन कर सकता है, तो यहाँ मोमेंटम का इन्वेंशन हुआ। इट डिफाइन, ऐसे बोलो, इट डिफाइंस मोमेंटम
it defines momentum instead of velocity. Momentum instead of velocity as a fundamental property related to motion. फंडामेंटल, उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मोमेंटम इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी, मोशन से रिलेटेड टू मोशन, बराबर। और एक बात उन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स दिया है। अगर आप ये स्लाइड चेक करोगे तो यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स, मैंने क्या बोला इनिशियली, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जहाँ पे एरिस्टोटल ने कहा था कि हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, मतलब कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। तो एरिस्टोटल फैलेसी को ओवरकम करने के लिए इन्होंने अनबैलेंस्ड फोर्स का कंसिडरेशन किया था, है ना। इट कंसिडर्स an unbalanced force for motion, और to explain motion, ऐसे बोलो, to explain motion which overcomes an Aristotle's fallacy, राइट। ओके, तो ये थे उनके इम्पोर्टेंस। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो सबको पता है, हर एक बच्चा जानता है, किसी को भी पूछो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले स्टेटमेंट बताएंगे। स्टेटमेंट तो सबको पता है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एंड सिंपल भी है। स्टेटमेंट, एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction, मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे कि गन से अगर हम बुलेट फायर करते हैं तो गन थोड़ा पीछे आ जाती है, रिकॉइल ऑफ गन, ये उसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, रिकॉइल ऑफ गन आफ्टर फायरिंग द बुलेट, ये उसका एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आपके सामने ही है, आफ्टर फायरिंग द बुलेट को फायर करने के बाद बुलेट आगे जाती है लेकिन गन पीछे आती है ना। और फिर और एक बात बताती हूँ, मान लो यहाँ बोट है, बोट के ऊपर हम लोग यहाँ से छलांग लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से हम लोग छलांग लगाते हैं, छलांग लगाने के बाद बोट पीछे जाती है, हम आगे आते हैं, है ना। तो हम आएंगे एक्शन, बोट पीछे जाएगी, रिएक्शन। सिमिलरली स्विमिंग करते वक्त पानी पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा एक्शन है, उसकी वजह से हम लोग आगे जाते हैं, वो रिएक्शन है ना। सिमिलरली रॉकेट देखो, यहाँ पे बर्न हो रहा है तो ये पीछे की साइड से फोर्स लगा रहा है, ये कौन सा है, एक्शन, इसकी वजह से ये आगे जा रहा है, ये क्या है, रिएक्शन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों एक्शन एंड रिएक्शन के, है ना। तो न्यूटन का ये लॉ हमें क्या बताता है, देखो ये लॉ हमें बताता है कि कोई भी फोर्स यहाँ अकेला नहीं आता, कोई भी फोर्स हमेशा पेयर में आता है। मतलब एक होगा एक्शन तो दूसरा रिएक्शन वहां पे आएगा ही आएगा। हर एक फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में आता है, विच इज इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। और ये एक्शन एंड रिएक्शन ये अलग अलग बॉडी के ऊपर होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, और यही इसके इम्पोर्टेंस है। क्या है इसके इम्पोर्टेंस? फर्स्ट इम्पोर्टेंट ये है, एक्शन एंड रिएक्शन
reaction are always in a pair of forces which are equal and opposite in direction, तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें ये फोर्सेस की पेयर दे रहा है। फर्स्ट लॉ हमें इनर्शिया दे रहा है और फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंड लॉ हमें मोमेंटम दे रहा है और फोर्स का एंड मोमेंटम का रिलेशन बता रहा है। एंड थर्ड लॉ हमें हमें ये फोर्सेस की पेयर दे रहा है ना, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। इसका मतलब कोई भी फोर्स अकेला नहीं आता, उसके साथ पेयर लेके आता है जो कि इक्वल एंड अपोजिट होती है ना, कम ज्यादा रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सेकेंड, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होता है एक्शन। जैसे कि बुलेट एंड गन, बुलेट के ऊपर एक्शन है तो गन के ऊपर रिएक्शन है ना। जैसे कि यहाँ पे देखा हमने रॉकेट के ऊपर एक्शन है तो ये फ्यूम्स के ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक्शन है तो रॉकेट के ऊपर रिएक्शन है। पानी के ऊपर एक्शन है तो हमारी बॉडी के ऊपर रिएक्शन है। अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये एक्ट हो रहा है। तो सेकेंड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज acting on different ऑब्जेक्ट्स, ये हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट होते हैं। तो ऐसे इसके दो इंपॉर्टेंस है बच्चों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हर एक लॉ को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है एंड उनके जो इंपॉर्टेंस है उनको भी अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये न्यूटन्स के लॉज अभी हो गए। इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में जो है ना सॉल्व क्वेश्चन है। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गई आपको, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखो क्या है। मैंने आपको बोला ना एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, तो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या देखो। यहाँ पे मान लो आपके बुक में जैसे दिया है सेम वैसे ही मैं बताती हूँ। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नाम दिया x, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नाम दिया y, ठीक है। तो ये x ऑब्जेक्ट, ये y ऑब्जेक्ट। x ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस y ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। y ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है x के वजह से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, F y x बार। इसका मतलब क्या, force acting on a object y due to x, and same equal force यहाँ पे लगेगा y ऑब्जेक्ट की वजह से किसके ऊपर, x के ऊपर, लेकिन इस डायरेक्शन में। इसको हम क्या नाम देंगे, F x y बार। मतलब क्या, फोर्स एक्टिंग x के ऊपर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, ऑन एन चाहिए ना, ऑब्जेक्ट x ड्यू टू y। इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू y। तो बच्चों ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे, और ये दोनों कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ये भी बात आपको याद रखनी है। बोथ फोर्सेस आर ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बोथ फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट and they never cancel each other। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है।
ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे रिलेटेड सभी बातें अभी हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल आपको बताती हूँ। न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग है। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके बुक में जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से दिए हैं, मतलब उतने हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स है जो एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स उन्होंने दिए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। A hose pipe used for a gardening is ejecting water horizontally at the rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो क्या दिया है, पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या दिया है, वेलोसिटी दी है, कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों हम क्या करते हैं, 0.5 है यहाँ पे एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मैं क्या करती हूँ, हर एक को एसआई यूनिट नहीं सीजीएस यूनिट में रखती हूँ। ये भी सीजीएस यूनिट में ही है और इसका डेंसिटी भी हम लोग सीजीएस यूनिट में भी लेंगे और ये भी मैं सीजीएस में ही लेती हूँ। तो मैं इसको देखो 1 मीटर मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर है ना, तो 0.5 इसका हाफ, तो इसका भी हाफ, ये बनेगा 50 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिखती हूँ किसके फॉर्म में, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है, प्लस करो इसको, सॉल्व न्यूमेरिकल की मैं प्लस करूंगी एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल के लिए हम लोग स्टार लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द बोर ऑफ द पाइप, एरिया देके रखा है उस पाइप का कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही रखती हूँ। कैलकुलेट द फोर्स टू बी अप्लाइड बाय द गार्डनर टू होल्ड द पाइप हॉरिजॉन्टली स्टेशनरी, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसको होल्ड कर स्टेशनरी होल्ड करने के लिए उसको कितना फोर्स लगेगा। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, F इज इक्वल टू dp बार बाय dt। लेकिन बच्चों यहाँ मोमेंटम कहीं नहीं दिख रहा, मास भी नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले तो हमें इस फॉर्मूले को एरिया के फॉर्म में लाना पड़ेगा। लेकिन और एक बात मैं बता दूं, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें यहाँ काम आने वाली है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है आपको पता है, वो मैं यहाँ आपको गिवन देके रखती हूँ, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे। ये होती है 1 ग्राम पर सीसी, है ना, 1 ग्राम पर सीसी। इसको भी मैं सीजीएस सेंटीमीटर नहीं सॉरी सीसी क्यूबिक मीटर आता है वो, 1 ग्राम पर सीसी, ये याद रखो, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो पहले हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा बच्चों ए रो एंड वी के फॉर्म में। तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, इसको हम लिखते हैं d बाई डी टी मास इंटू वेलोसिटी। अब इस मास इंटू वेलोसिटी के लिए मैं डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट यूज करती हूँ, आपको याद होगा मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर सीक्वेंस से देखो तो समझ में आएगा। सेकेंड चैप्टर में डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या होता है देखो बच्चों, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम u विथ रिस्पेक्ट टू t ही लेती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t का फॉर्मूला u डॉट v के लिए क्या होता है बच्चों, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। मतलब एक बार हम लोग u को कांस्टेंट रख के इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार हम इसको कांस्टेंट रख के इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या बनेगा f इज इक्वल टू, एक बार मास को कांस्टेंट रख के डेरिवेटिव ऑफ v लो एंड एक बार v को कांस्टेंट रख के डेरिवेटिव ऑफ मास लो, है ना। तो देखो वैसे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, बट बच्चों यहाँ पे उन्होंने क्या देके रखा है देखो, होज पाइप यूज्ड फॉर गार्डनिंग इज इजेक्टिंग वाटर हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली स्टेशनरी मतलब हम यहाँ पे वेलोसिटी जो है इजेक्टेड वाटर की वो कांस्टेंट है, v इज कांस्टेंट हियर, ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहेगा, फोर्स इक्वल लग रहा है, ओके, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर, v इज कांस्टेंट। अगर v इज कांस्टेंट है तो उसका जो चेंज है बच्चों वो क्या रहेगा, 0। मतलब वेलोसिटी पहले भी था, मान लो इनिशियली था 50, बाद में भी कितना है 50 ही है। तो अगर मैं v माइनस, इसको मैं u लिखूँ चाहे तो v माइनस u करूँ तो 50 माइनस 50 क्या बनेगा, 0 बनेगा। और ये चेंज ही तो है, रेट ऑफ चेंज है ना, dv मतलब क्या, चेंज। तो ये चेंज कितना मिलेगा, 0। तो ये पूरी टर्म मुझे 0 मिलेगी। देयरफॉर
m इंटू डी वी बाई डी टी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, जहाँ चेंज होता है बच्चों वो टर्म वहाँ पे जीरो बन जाती है। कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है और ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है बच्चों, मैंने बाहर से नहीं लिया है। आप बोलोगे मैम बहुत हार्ड न्यूमेरिकल लेके आए, बट करो, इतना हार्ड करने की कोशिश करोगे ना तो आपको ज़रूर इजी लगेगा, बाकी सभी चीज़ें इजी लगेंगी, हार्ड करने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे ये टर्म बन गई जीरो। अब मैं क्या करती हूँ, फोर्स अभी बाकी रहा बस हमारा क्या, डी एम बाई डी टी, एक ही टर्म बची अभी, कौन सी, ये वाली, इंटू वेलोसिटी का v। अब बच्चों मास का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम कैसे लिखते हैं बच्चों, m डिवाइड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो ब्रेड्थ इंटू हाइट नहीं आएगी यहाँ पे, एल ही आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ना, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, ऐसे भी लिखते हैं वॉल्यूम को। मान लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ना, तो ये हो गया एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब एरिया, इंटू एच की जगह पे हम एल लिखेंगे, तो ए इंटू एल भी बनेगा डेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, मास, मास इससे मुझे, इसको मैं रो से डिनोट करती हूँ, इससे मुझे मास क्या मिलता है, ए इंटू एल इंटू रो, ठीक है। तो ये मास मैं इसके अंदर पुट करती हूँ तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा बच्चों, फिर हमें वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा देखो, F इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी, एम की जगह पे मैं लिखती हूँ A इंटू रो इंटू एल इंटू ये V एज इट इज है। तो यहाँ A एरिया उस ट्यूब का कांस्टेंट रहेगा, रो उस ट्यूब का कांस्टेंट रहेगा, L लेंथ यहाँ चेंज होगी, मतलब क्या बनेगा, F इज इक्वल टू A इंटू रो डी एल बाई डी टी। बच्चों वाटर का जो लेंथ है, वाटर जिसमें से बाहर निकल रहा है उसका जो लेंथ है वही क्या है, वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम ही क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब एल मतलब टी, इसी को डी एल बाई डी टी कहा, रेट ऑफ चेंज कहा, तो ये बन गया वेलोसिटी। मतलब ये भी किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का, इनटू ऑलरेडी यहाँ पे v है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन हाई लेवल का पढ़ो। तो ये क्या बनेगा देखो, F इज इक्वल टू A इंटू रो इंटू ये L, ये V इंटू V बनेगा, V इंटू V बनेगा V स्क्वायर। देखो बच्चों अभी सारी वैल्यूज मेरे पास है, A है, V है एंड रो भी है, दो सभी वैल्यूज पुट कर दो। F इज इक्वल टू क्या होगा, A कितना है 10, रो कितना है 1 एंड ये 50 स्क्वायर है, तो मैं लिखती हूँ 50 इंटू 50। तो कितना आएगा बच्चों, बहुत सिंपल, कैलकुलेशन बहुत आसान, 5 5 ज़ा 25 और 1 2 3 जीरो मतलब 1 2 3 जीरोस, ये डाइन आएगा क्योंकि सारे मैंने CGS यूनिट लिए हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम पर सीसी, सारे सेंटीमीटर लिए, तो ये डाइन आएगा। अगर मैं न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, तो 1 डाइन इज इक्वल टू बनेगा 10⁻⁵ न्यूटन। तो इसको अगर मैंने 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई किया तो 5 डिजिट वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो फोर्स कितना बनेगा 1 2 3 4 5 0.25, यहाँ पे पॉइंट है ना, 5 डिजिट वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, न्यूटन आ गया। -5 तो लेफ्ट में आएंगे, +5 तो राइट में जाएंगे, तो ये 5 डिजिट लेफ्ट में आ गया, 1 2 3 4 5 0.25 न्यूटन लिखो या फिर 2500 डाइन लिखो। आया समझ में बच्चों, ये आपके बुक का सॉल्व न्यूमेरिकल था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देन आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स आप सभी को समझ में आया होगा। हर एक टॉपिक को मैंने सीक्वेंस के साथ लिया है, तो सारे टॉपिक्स पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें क्योंकि हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।